आज हमारा टॉपिक है सेल। आज हम सेल पर बात करेंगे कि सेल क्या है, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। सेल की डिफिनेशन में आता है, फिर हमने सेल पढ़ा है कि सेल को किसने दरियाफ्त किया था और कब किया था। ये पिछली क्लासों में भी हमारे लिए आया था, जो कि हमने पढ़ा है। आज फिर हम उससे जो है थोड़ा सा टच करेंगे, इसको ऑर्गेनिज और नॉन ऑर्गेनिज को टच करेंगे और इसकी सेल थ्योरी को टच करेंगे कि ये कहाँ से आ रहा है और कब से ये शुरू है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ लाइफ। तो आप सबको पता होगा कि सेल जो है हमारी ऑर्गेनिजम्स की जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो है बुनियादी इकाई है। तो उसके बाद सेल थ्योरी, हम सेल थ्योरी के पास आते हैं। तो सेल थ्योरी में सबसे पहले जो पहला साइंटिस्ट था वो था अरिस्टोटल, जिसे कहा जाता था कि इट्स कॉल्ड फादर ऑफ साइंस, जिसे साइंस का बाप भी कहा जाता था। वो इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट की थी कि जो ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुपों में, दो किंगडम में डिवाइड किया था, एक प्लांट में और एक एनिमल्स में। ये कारनामा इसने किया था, इसलिए इसे साइंस का बाप कहा जाता है। उसके बाद रॉबर्ट हुक ने क्या कारनामा किया था। सेल की बुनियाद रॉबर्ट हुक से ही शुरू है, जो कि उसने 1665 में ये कहा था कि उसने एक छिलका उठाया था और छिलका काटा था, फिर उठाया था, फिर उसने एक माइक्रोस्कोप उठाया था। उस वक्त माइक्रोस्कोप जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी। माइक्रोस्कोप जो था वो 30 गुना किसी चीज को बढ़ा सकता था। फिर उसी छिलके में उसने उसी माइक्रोस्कोप के जरिए खाली खाने देखे, जिसको उसने नाम दिया सेलुलाई का नाम दिया। और फिर इसी सेलुलाई का और बायोलॉजिस्ट ने किस चीज का नाम दिया, सेल का नाम दिया। तो हमारे पास सेल रॉबर्ट हुक ने दरियाफ्त किया है 1665 में। इसने एक माइक्रोस्कोप के जरिए जो है एक छिलके में सेल को दरियाफ्त किया है वो। और फिर उसके बाद रॉबर्ट ब्रोन की बात करेंगे हम कि रॉबर्ट ब्रोन ने जो है सेल के अंदर न्यूक्लियस को दरियाफ्त किया था 1831 में। इसने सेल के अंदर न्यूक्लियस को दरियाफ्त किया था। इसने कहा कि प्लांट की सेल्स में सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है। उसके बाद मैथेस शंटी ने क्या कारनामा किया था। इसने 1838 में जो है एनिमल्स की सेल पर मुशाहिदा किया था। एनिमल्स की सेल में उसने ये मालूम किया कि एनिमल्स की बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, जो कि अलग अलग काम करते हैं। बस इसने सिर्फ यही जो है थोड़ा सा मुशाहिदा किया। फिर उसके बाद थेडर शिवान ने क्या किया। थेडर शिवान ने 1839 में 1839 में उसने ये प्लांट की सेल पर मुशाहिदा किया और उसने प्लांट की सेल उसने एनिमल्स की सेल पर मुशाहिदा किया। और एनिमल्स में ये उसने जाना कि एनिमल्स की सेल की जो बाहर वाली हिस्सा है वो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, बल्कि एनिमल्स की सेल के पीछे सेल वॉल नहीं होती। और प्लांट की सेल के पीछे जो है वो बहुत बड़ा सेल वॉल होते हैं, जो कि सख्त कवर से बनी हुई होती है। इसने ये मुशाहिदा किया। लेकिन इन दोनों में से किसी ने ये नहीं कहा कि नए सेल जो नए सेल बनते हैं वो कैसे बनते हैं। फिर उसके बाद लियास पास्टर ने यह मुशाहिदा किया कि नए सेल जो ऑल सेल अराइज फ्रॉम फ्री एक्सिस्टिंग सेल्स। उसने यह मुशाहिदा किया कि तमाम जो नए सेल्स हैं वो पुराने सेल की तोड़फोड़ से बनते हैं। बस यही थोड़ी सी सेल थ्योरी। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, all living organisms made of cell, and cell is the all cell arise from free existing cells, and cell is the smallest unit of life. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन नॉट ऑफ लिविंग बॉडी। बस इसी तरह सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हो कि ये सेल थ्योरी है। उसके बाद सेल में ऑर्गेनेलिज और नॉन ऑर्गेनेलिज आते हैं, जो कि 9th क्लास में दिए गए हुए। इसके जो नॉन ऑर्गेनिज और ऑर्गेनिज पे थोड़ा सा उसने टॉपिक दिया है, छोटा उसका काम क्या है, उसका जो है फंक्शन क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है और इसको किसने दरियाफ्त किया था। ये सिर्फ अब हम नॉन ऑर्गेनिज और ऑर्गेनिज में स्टडी करेंगे, क्योंकि इस सेल वॉल पर अगर हम जाएंगे तो इस सेल वॉल के पीछे जो है आगे बहुत बड़े बड़े चैप्टर है, पर अभी हम उसको सिर्फ थोड़ा सा टच करेंगे कि सेल वॉल में उसमें क्या है, ऑर्गेनेलिज और सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म साइटोस्केलेटन, ये सेल के ऑर्गेनेलिज नॉन ऑर्गेनेलिज के अंदर क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले ऑर्गेनेलिज और नॉन ऑर्गेनेलिज में सेल के अंदर जाने से पहले हम ऑर्गेनेलिज को पढ़ेंगे। ऑर्गेनेलिज आर मेम्ब्रेन बॉन्डेड बाय टेनी स्ट्रक्चर्स। एक छोटे से साख पर जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है, किसी साख पर, छोटे से साख पर जब मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है और मेम्ब्रेन जो उसके इर्द गिर्द होता है, तो उसे हम ऑर्गेनेलिज कहा जाता है। और जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होता है उसे हम नॉन ऑर्गेनेलिज कहा जाता है। फिर हम आते हैं नॉन ऑर्गेनेलिज के पास के सेल वॉल जो है वो जो है प्लांट सेल की सबसे बाहर वाली हिस्सा होती है, जो कि सेल के पीछे, फिर उसमें सेल में उसकी सेल वॉल से बाहर वाली कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन एनिमल की सेल में तो सेल वॉल होता ही नहीं है। प्लांट की सेल में सेल वॉल होता है, यूकेरियोट्स, फंजाई और प्लांट्स में ये सेल वॉल होता है। यूकेरियोट का सेल 52 ग्लाइसिन से बना हुआ होता है और 52 ग्लाइसिन जो खुद वो
शुगर और अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। फिर उसके बाद पंजाई का सेल वॉल जो है वो काइटिन से बना हुआ होता है। और प्लांट का सेल वॉल दो लेयरों पर मुश्तमिल होता है, सेकेंडरी और प्राइमरी। प्राइमरी लेयर जो होता है वो बाहर वाली होता है, लेकिन सेकेंडरी लेयर जो होता है वो अंदर वाली होता है। सेल वॉल में प्लांट की सेल वॉल, प्लांट की सेल वॉल में तो सेकेंडरी जो मेम्ब्रेन होता है, सेकेंडरी जो लेयर होती है ये प्राइमरी लेयर से थोड़ा मोटा होता है। और सेकेंडरी लेयर जो है वो लैग्निन से बना हुआ होता है, बल्कि प्राइमरी लेयर जो है वो सेलुलोज से बना हुआ होता है। ठीक है। और इसी तरह इस सेल वॉल का काम ये होता है कि ये सेल के अंदर जो जहरीले मवाद जाते हैं उन्हें रोकता है और सेल को तोड़-फोड़ वगैरह से बचाता है। ये सब सेल वॉल पर ही रुका हुआ है। फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन एक पतला और लचकदार मेम्ब्रेन है। लचकदार तो आपको पता होगा कि पतला और लचकदार मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन जो है ये एनिमल की सबसे बाहर वाली बाउंड्री है, ये साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द पाया जाता है तकरीबन। ये यूकेरियोट्स में जो है ये बाहर वाली हिस्सा है, लेकिन ये एनिमल्स की सेल्स में ये बाहर वाली हिस्सा है। ठीक है। एनिमल्स की सेल्स की बाहर वाली हिस्सा यही है। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन के बाद फिर एनिमल की सेल इस तरफ कुछ भी नहीं होता है। तो प्लांट की सेल में तो सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से जो थोड़ा नीचे होता है। ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस की सारी अमलें जो वो सेल मेम्ब्रेन से ही गुजर कर जाती है, अंदर जाती है और बाहर जाती है। एक्सोसाइटोसिस सेल के अंदर मवाद जाती है और एंडोसाइटोसिस सेल के बाहर मवाद आती है। ठीक है। ये सारी अमल सेल मेम्ब्रेन पाई होती है। और साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान पाया जाता है। ठीक है। साइटोप्लाज्म ये प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल्स में भी होता है। फिर उसके बाद साइटोस्केलेटन कहाँ पर पाया जाता है? साइटोस्केलेटन एक दागिनुमा साख्ते होते हैं जो कि न्यूक्लियर से लेकर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैले हुए होते हैं। ठीक है। ये साइटोस्केलेटन है। और साइटोस्केलेटन के खुद तीन टाइप्स है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो जब सेल डिवाइड होता है तो ये उसमें मदद देता है। और माइक्रोफिलामेंट जो है जब सेल की साख वो सेल की साख को बरकरार रखता है और सेल की शक्ल को जो डिवाइड करने में मदद देती है। और फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो जब सेल की शक्ल बदलता है तो वो उसमें मदद देती है। उसके बाद हम ऑर्गेनेलीज के पास आते हैं कि ऑर्गेनेलीज में न्यूक्लियस है। पहला ऑर्गेनेलीज में जो है न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जैसे हमारी बॉडी में दिमाग होती है जो कि सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, ऐसे ही न्यूक्लियस सेल के अंदर सेल की सारे अज्जा को न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। और न्यूक्लियस जो है प्लांट की सेल्स में ये साइड पर होता है, बल्कि एनिमल्स की सेल्स में ये सेंटर पर होता है। प्लांट की सेल्स में ये साइड पर इसलिए होता है क्योंकि ये बड़े वैक्यूल की वजह से प्लांट की सेल में एक बड़ा वैक्यूल है जिसकी वजह से न्यूक्लियस साइड पर गया है, लेकिन एनिमल्स की सेल में ये सेंटर पर पाया जाता है। न्यूक्लियस जैसे कि हमने पढ़ा था कि 1831 में किसने दरियाफ्त किया था? रॉबर्ट फ्लो ने दरियाफ्त किया था। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एक सिस्टर्नी का एक जाल होता है जो कि न्यूक्लियर से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला हुआ होता है। सिस्टर्नी हमारे पास सिस्टर्नी की दरमियान खाली होती है। ठीक है। ये ऐसे दागिनुमा साख्ते होते हैं जिनकी दरमियान खाली होते हैं और ये न्यूक्लियर से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैले हुए होते हैं। इसकी दो टाइप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो राइबोसोम्स के साथ अटैच है, बल्कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स के साथ अटैच नहीं है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ये होता है कि वो ज्यादातर उन सेल्स में पाया जाता है जहां पर प्रोटीन बनाया जाता है। तो मसलन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ये हुआ कि जब प्रोटीन बनाने में ज्यादा किरदार अदा करता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फास्फोलिपिड्स बनाते हैं। तो उसके बाद गोल्जी बॉडीज जो है ये सिस्टर्नी का हमने पढ़ा था, यहाँ पर भी हमने सिस्टर्नी पढ़ी कि सिस्टर्नी की पूरी सीट को गोल्जी बॉडीज कहा जाता है या गोल्जी फ्रेट्स कहा जाता है। इनको किमिलो गोल्जी ने दरियाफ्त किया था 1889 में इन्हें दरियाफ्त किया था। ठीक है। किमिलो गोल्जी ने इन्हें गोल्जी बॉडीज को दरियाफ्त किया। इनका काम ये होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन्स बनाते थे और फास्फोलिपिड्स बनाते थे, यहाँ पर उसे गोल्जी फ्रेट्स हासिल करते हैं, उसे लेते हैं, उसे वसूल करते हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया दरअसल दो लेयरों पर मुश्तमिल होता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का एक बाहर वाली लेयर होती है और एक अंदर वाली लेयर होती है। बाहर वाली लेयर बिल्कुल हमवार होती है, लेकिन अंदर वाली लेयर में एक
खाली जगह होती है, जिग खाली जगह होती है जो मादे से भरी हुई होती है, जिन्हें हम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और इसी मैट्रिक्स के अंदर फिर आरएनए, डीएनए वगैरह पाए जाते हैं। उसके बाद राइबोसोम्स दरअसल 2 यूनिट्स पर मुश्तमिल होते हैं, दो यूनिट्स पर मुश्तमिल होते हैं, एक स्मॉल यूनिट और एक लार्ज यूनिट। ये राइबोसोम्स 2 यूनिट्स पर मुश्तमिल होते हैं, एक स्मॉल यूनिट और एक लार्ज यूनिट, ठीक है। और इनको जॉर्ज ब्लेट ने 1953 में दरियाफ्त किया था। और राइबोसोम जो है इनका काम, राइबोसोम ने प्रोटीन की फैक्ट्री भी राइबोसोम्स को कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम्स ज्यादातर प्रोटीन बनाने में किरदार अदा करते हैं। फिर उसके बाद सेंट्रियोल जो है वो सेल की डिवीजन के दौरान ये वाज़ेह नजर आती है। सेल की डिवीजन के दौरान सेंट्रियोल्स वाज़ेह नजर आती है। एक सेंट्रियोल में तकरीबन 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, और आर्फ्लेट में 9 फ्लेट्स एक सेंट्रियोल के अंदर होते हैं, और आर्फ्लेट्स में 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद लाइसोसोम ना पढ़ेंगे। लाइसोसोम्स वो ऑर्गेनेलीज है जो गोल्जी बॉडीज बनाते हैं, जो गोल्जी एफ्रेट्स बनाते हैं। लाइसोसोम्स वो ऑर्गेनेलीज है जो गोल्जी एफ्रेट्स बनाती है। इनको सीडी ड्यू ने 1949 में दरियाफ्त किया था। इनके इर्द गिर्द एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। और डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है ये सिर्फ ये काम नहीं देता है, बल्कि इंसान के अंदर खुराक को आजमाने में ये मदद नहीं देता है, बल्कि इंसान के सेल के अंदर जो तोड़ फोड़ वगैरह करते हैं वो लाइसोसोम्स करते हैं, ये उनका काम होता है। फिर उसके बाद फ्लास्टाइड तो आप ऐसे समझो कि ये प्लांट की सेल में पाया जाता है, बल्कि एनिमल्स की सेल्स में नहीं पाया जाता है। प्लांट की सेल में पाया जाता है एक सब्जीना मादा है, जो कि प्लांट सब्ज होता है, वो भी प्लास्टाइड की वजह से होता है। और फ्लास्टाइड मतलब ये सब्ज रंग से, सब्ज रंग जो प्लांट को दिया जाता है वो फ्लास्टाइड दिया जाता है। फ्लास्टाइड्स की तीन जो है पार्ट्स है, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम ये होता है कि ये उसके अंदर फिर थिलाकाइड वगैरह, ग्रोमा एक्सेट्रा ये पाए जाते हैं, जो कि सिर्फ दरख्त को सब्ज रंग देते हैं। बस इसका ये काम होता है, क्लोरोप्लास्ट का ये काम होता है कि ये दरख्त को सब्ज रंग देता है। इसी तरह प्लास्टाइड का दूसरा पार्ट जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या काम करता है, वो दरख्त को और रंग देता है। जैसे कि हम टमाटो ले ले, एप्पल ले ले, इनका जो रंग होता है वो सुर्ख होता है, रेड होता है। वो क्यों रेड होता है? प्लास्टाइड की वजह से रेड होता है, क्योंकि प्लास्टाइड उन्हें ये रंग देती है। इनके अंदर सारे रंग पाए जाते हैं। और प्लास्टाइड की तीसरा पार्ट जो कि लिकोप्लास्ट है, उसमें दरअसल कोई रंग नहीं होती है। उसमें जैसे कि पोटैटोज आप ले ले, उसमें कोई रंग नहीं है, इसी तरह इसमें कोई रंग नहीं होता। और फिर उसके बाद विक्यूल्स के अंदर विक्यूल्स प्लांट की सेल में भी पाया जाता है, एनिमल्स की सेल्स में भी पाए जाते हैं। और प्लांट की सेल्स में मैंने बताया था कि एक बड़े वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस साइड पर चला गया है। इसी तरह वैक्यूल्स प्लांट की सेल में बड़ा होता है और ये दरमियान पे आ चुका होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस साइड पर गया है। लेकिन एनिमल्स की सेल्स में जो है न्यूक्लियस दरमियान में होता है, वहाँ पर भी 2 तरह की वैक्यूल्स पाए जाते हैं, मतलब फूड वैक्यूल्स, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एनिमल्स की सेल में, ठीक है। और फूड वैक्यूल्स जो है वो खुराक को अंदर ले जाता है सेल के अंदर, और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो है वो पानी और मवाद को अंदर लेके जाता है। और वैक्यूल्स के बाहर जो पर्दा होती है उन्हें हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। बस तो यही है मेरा प्रेजेंटेशन।